हेलो एवरीवन, आई एम मीना भारद्वाज एंड वेलकम टू दी SMU अकेडमी। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। यहाँ पे ये होगा एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, प्लस इसके साथ जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो होगा रिंग फेंस पॉलिसी एंड सब्सिडरी अलायंस। उसके लास्ट में जो आएगा वो आएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे कवर करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये फ्री कोर्स है, बिल्कुल आपको हिस्ट्री करवाई जाएगी कंप्लीट। तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर लेक्चर की, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इसके साथ ही जो पिछले लेक्चर्स हमने बनाए हैं वो प्लीज़ देखिए। उसका रीज़न ये भी है ताकि आपको एक जो बेसिक या हमने जो स्टार्टिंग की है वो आपको समझ आ सके और आप इंटरलिंक कर सके चीज़ों को और आपको एक हिस्ट्री को समझने में आसानी हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम यहाँ पे। एंग्लो मैसूर वॉर। ओके, एंग्लो मैसूर वॉर में क्या है कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ था, जो कि एक बहुत बड़े विजयनगर यानी एक बहुत बड़ा जो किंगडम था विजयनगर, उसका एक एंड हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि छोटे छोटे किंगडम्स उभरने शुरू हो गए थे और उसी में से एक जो किंगडम उभर के आया था वो था मैसूर, यानी वोदेयार डायनेस्टी या मैसूर डायनेस्टी। अब इसमें क्या था कि इसमें दो ब्रदर थे जो उस टाइम पे रूलिंग कर रहे थे, एक था नजराज और एक था देवराज। एंड एक जो वहाँ का मेन जो हेड था या रूलर का या प्राइम मिनिस्टर वो था कृष्णराज, जिसको एज ए मेयर एक पपेट बना के रखा हुआ था इन दोनों ब्रदर्स ने, नजराज और देवराज ने। तो वहाँ पे एक देखा जाए, क्योंकि उस टाइम पे डिवाइड होने शुरू हो गए थे, तो सब एक दूसरे, यही होता था जब भी कोई राज्य या कोई बड़ा किंगडम टूटता था तो जो रीजनल रूलर होते थे या जो आसपास के जो रीजन्स होते थे या कोई अगर पहले से रूल कर रहा है तो वो उसको कैप्चर करने की कोशिश किया करता था। तो यही वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी मैसूर में कि जो वहाँ के आसपास यानी कि निज़ाम हो गए और मराठा दोनों इन्वेजन चल रहे थे और वो भी एक तरह से कैप्चर कर लेना चाहते थे। इसके अलावा जो इंग्लिश थे उनकी भी नज़र इस पे थी, क्योंकि वो बंगाल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते चले गए थे एंड वो अब साउथ की तरफ यानी मद्रास एंड मैसूर की तरफ उनका रुख था। तो वो यहाँ पे अब अटैक करने के कि वो इसे भी अब हथियाना चाहते थे। तो यहाँ पे अब कोई ऐसा रूलर नहीं था जो इसको संभाल सके, तो ऐसे में एक सोल्जर था हैदर अली। तो अब ये जो आपकी जो आगे की स्टोरी चलती है वो हैदर अली, टीपू सुल्तान एंड फ्रेंच जो उस टाइम इस डायनेस्टी को बचाने की कोशिश करते हैं एंड किस से, इंग्लिश से, निज़ाम से और मराठाओं से। तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट इनका चलता रहता है, उसी के बारे में ये वॉर है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे एक हैदर अली एक सोल्जर था जो कि काफ़ी काबिल था, डिप्लोमेटिक स्किल थी, मिलिट्री पावर थी, मिलिट्री स्किल थी उसके पास। और जो यहाँ के जो रूल कर रहे थे उस टाइम पे उनके पास ऐसा वो इस लायक नहीं थे कि वो इसको आगे बढ़ा सके या बचा सके जो फ़ॉरेन इन्वेज़न वहाँ पे हो रहे थे, जो फ़ॉरेन अटैक हो रहे थे। तो उस टाइम पे एक ज़रूरत महसूस हुई कि हैदर अली को राजा बना दिया जाए और ऐसा ही हुआ। ठीक है, उसे थ्रोन पर बैठा दिया गया और अब वहाँ से इंग्लिश जो थे उन्होंने अटैक किया। इंग्लिश में जो बंगाल में अपनी जड़ें फैलाने के बाद अब वो मैसूर की तरफ रुख करते हैं और यहाँ पे फिर होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अच्छा, ये जो एंग्लो मैसूर वॉर है जो फर्स्ट हुआ था, कहीं पे 66 दिया है, कहीं पे 67 दिया है। ओके, तो कहीं पे 66 to 69 है एंड 67 to 69 है। सो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि ट्रीटी, ओके, कि ट्रीटी कब हुई थी, यानी कि आपको ये याद रखना कौन सी ट्रीटी किस वॉर में हुई थी, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर यानी कि आप इसे 60, क्योंकि एक साल नहीं चलते थे, इन्हें टाइम लगता था, कुछ साल के एंड में शुरू होते थे, तो थोड़ा सा टाइम में फ़र्क आ जाता है। 1769
अब यहाँ 67 से 69 भी मान सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, इंग्लिश और हैदर अली के बीच में युद्ध हुआ एंड यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी, मद्रास ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो उसके चलते इस वॉर का एंड हुआ। इस वॉर में कौन जीता? हैदर अली। हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हरा दिया था एंड यहाँ पे जब वो हराए गए तो वहाँ पे एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी यानी मद्रास ट्रीटी वहाँ पे हुई एंड इंग्लिश को मानना पड़ा कि वो हैदर अली पर अगर अटैक होगा यानी कि मराठा या कोई बाहरी अगर अटैक करेंगे तो इंग्लिश उनकी यानी ब्रिटिशर्स थे वो उनकी हेल्प करेंगे इस ट्रीटी के तहत। तो ये ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, 1769 में साइन की गई थी। सेवनटीन 69 में हैदर अली जीत गया था और जो इंग्लिश थे वो हार गए थे। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई, कब हुई थी? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे हुई थी। ओके, सो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दिस। बाकी कैसे हुई, कौन कौन आया, कौन नहीं, तो दैट डजेंट मैटर। आपको फ़िलहाल जो चीज़ याद रखनी है वो यही है। हाँ, काफ़ी मिलिट्री स्किल दिखाई थी हैदर अली ने, काफ़ी उन्हें चौंका दिया था जब ये हुआ था, तो वो चीज़ मेन है। नेक्स्ट आता है सेकंड। अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ क्यों? रीज़न था कि जो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी उसको ओबे नहीं किया गया, यानी कि उसका पालन नहीं किया गया, उसका उल्लंघन किया गया। जो इंग्लिश थे उन्होंने कहा था हम हेल्प करेंगे अगर कोई फॉरेन इन्वेजन होता है या हैदर अली पर अगर मराठा अटैक करते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जब मराठाओं ने उस पर अटैक किया तो वो बचाने के लिए नहीं आए। प्लस उसी की टेरिटरी में, हैदर अली की टेरिटरी में फ्रेंच पर जो इंग्लिश थे उन्होंने अटैक कर दिया था, अनदर रीज़न था। एंड एक दो और रीजंस थे तो जिसकी वजह से एंग्लो मैसूर जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था वो हुआ था, और ये हुआ था 82-84 में, 1782-84 में। ओके, अच्छा, इसमें अब सेकेंड सबसे मेन चीज़ क्या आती है कि वॉरेन हेस्टिंग, एक नाम, अगर इस तरह के नाम आते हैं उस टाइम पे तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है। वॉरेन हेस्टिंग, तो ये उस टाइम पे कमान संभाल रहा था ब्रिटिशर्स की। एंड एंग्लो मैसूर वॉर किसके बीच हुआ था? हैदर अली, सेकेंड एंग्लो, ये हुआ था हैदर अली और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में हुआ था। हैदर अली को यहाँ पे हरा दिया गया था। पोर्ट माहे में पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अटैक किया एंड जो उसकी टेरिटरीज थी फ्रेंच पे अटैक किया था पोर्ट माही में। बाद में पोर्ट नोवो में इसको हरा दिया गया था अटैक करके, लेकिन कहा जाता है कि बाद में हैदर अली ने रीग्रुप करके फिर से इनका जो कमांडर था उसको कैप्चर कर लिया गया था, एक तरह से उन्हें डिफीट ही दी थी। बट बाद में कैंसर के चलते हैदर अली की डेथ हो गई थी। ओके, लेकिन माना जाता है कि जो सेकेंड एंग्लो वॉर हुआ था वो उसमें अंग्रेज जो थे वो जीत गए थे। ओके, अच्छा, जो वॉरेन हेस्टिंग था उसने अटैक किया था पोर्ट माहे जो कि टेरिटरी थी हैदर अली की। अब बाद में एक हमने ये नाम पहले भी पढ़ा है, कार्नेटिक वॉर। जब हम थर्ड कार्नेटिक वॉर पढ़ रहे थे, जनरल सर आयरकूट का नाम पढ़ा था, तो ये वही है। पोर्ट नोवो में जब हराया था हैदर अली को तो कौन था? आयरकूट ने हरा दिया था हैदर अली को। ओके, और जब अटैक किया था पोर्ट माहे में वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। तो ये था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट हुआ 1767 से लेके 69 तक ट्रीटी हुई, मद्रास ऑफ ट्रीटी हुई। कब हुई थी? 69 में हुई। एंड उसका उल्लंघन किया तब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, 1780 से 84 में हुआ था। ठीक है, मेन कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, पोर्ट माहे पे अटैक करने वाला, एंड पोर्ट नोवो पे आयरकूट था जिसने हैदर अली को डिफीट किया। अब
सेकंड के चलते ही इसकी जो है डेथ हो जाती है हैदर अली की। अब कौन आता है, इसका बेटा टीपू सुल्तान। वो भी अपनी मिलिट्री स्किल्स, डिप्लोमेटिक स्किल्स में काफ़ी निपुण था, तो उसे हराना इतना इजी नहीं था। और उसके साथ फिर होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ओके, ये हुआ था 82 से 99 के बीच में। यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, यहाँ पे हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। जैसे इसने सक्सीड किया था, उसके बाद ये सेकंड को ही इसने आगे बढ़ा के रखा था टीपू सुल्तान ने, इसने अटैक करना शुरू कर दिया था। एंड उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, और इस वॉर को एंड करने के लिए क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। सी, अगर आप एक्सप्लेन करने लगेंगे वॉर को, वॉर है उसमें बहुत सारे बैटल चलते रहते थे, तभी इतना टाइम उन्हें लगता था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है उस पर फोकस करना है। ओके, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर किसके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था। ट्रीटी कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी, 1784 में हुई थी। एंड उसके बाद ये जो वॉर था ये एंड हो गया था। वेट, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को ज्वाइन किया था टीपू सुल्तान ने, एंड उसका एंड नहीं हुआ था क्योंकि हैदर अली की डेथ हो गई थी। तो जो ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ये किसका एंड करने के लिए हुई थी, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, इसीलिए ये जो ट्रीटी हुई थी ये हुई थी 84 में। ओके, बिकॉज जो आपका 84 सेकेंड जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो 84 में एंड हुआ था, एंड 82 में ये हुई थी जो आपकी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर थी। ओके, ये हुआ था। एंड इसके बाद सॉरी 80, ये आपकी हुई थी 1784 में। तो ये सेकंड को एंड करने के लिए हुई थी। फर्स्ट में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, सेकंड में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी। अब थर्ड की शुरुआत होती है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि जो मराठा होते हैं और निज़ाम होते हैं वो ब्रिटिश, कॉर्नवालिस उस टाइम पे था, उसके साथ मिलके बेंगलोर को कैप्चर कर लेते हैं, एंड जो टीपू की टेरिटरी थी उसको सीड कर लेते हैं। अब थर्ड में एक्चुअली जब हैदर अली था तो उसने कुछ एड देने की कोशिश की थी मराठाओं को, निज़ाम को अपने साथ मिला के एक डिप्लोमेटिक स्किल दिखाई थी, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने निज़ाम के साथ मिलके, मराठाओं के साथ मिलके टीपू के अगेंस्ट वॉर छेड़ दिया था। एंड '84 से 99 के बीच हुआ था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। टीपू सुल्तान, निज़ाम, मराठा एंड इंग्लिश एक तरफ थे और ये एक तरफ था। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम हुई थी, उसके चलते इसको एंड किया गया था। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम। ओके, ये हुई थी 1792 में। यस, तो इसमें जो हाफ ऑफ टेरिटरी थी सुल्तान, टीपू सुल्तान की, उसको सीड कर लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था, एंड एक तरह से उसे हरा दिया गया था। अब यहाँ पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है। यहाँ पे मेन कौन होता है, टीपू सुल्तान के साथ कौन लड़ता है, लॉर्ड वेलेस्ली। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, 99 में हुआ।
टीपू सुल्तान एंड वेलेस्ली के बीच में हुआ था। सेकंड जो हमने थर्ड पढ़ा है उसमें याद रखना कॉर्नवालिस एंड टीपू सुल्तान, ओके। निज़ाम मराठा, कॉर्नवालिस एंड टीपू सुल्तान। फोर्थ में कौन था? वेलेस्ले। टीपू सुल्तान एंड वेलेस्ली के बीच में हुआ था, ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान। ओके अच्छा, ये जो टीपू सुल्तान था ये अकेला ऐसा शासक था, अगर हम कहें कि जिसे समझ आ गया था कि इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो हमारी इकॉनमी, हमारा फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ओके। एंड एक और मेन रीज़न है कि जो ये किंगडम्स थे या रूलर थे आपस में डिवाइडेड थे। इन्हें किसी ना किसी तरह का लालच दे दिया जाता था, इंग्लिश दे देते थे कि हम तुम्हें यहाँ का रूलर बना देंगे, नवाब बना देंगे, तो आपस में बटे हुए थे। तो इसका भी एक रीज़न माना जाता है कि जो इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स थे, वो इतनी जल्दी भारत में उन्होंने जो रूलर थे हमारे उनको हराना शुरू कर दिया था। जो टीपू सुल्तान था, ठीक है, उसने एम्बेसीज़ अपनी बाहर बनाई हुई थी ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो वो हो गई फ्रांस हो गई, इटली हो गई, ईरान हो गई, पैगू हो गई, तो वहाँ पे उसकी एम्बेसीज़ थी, ओके। फ्रांस, तुर्की, ईरान एंड पैगू। यहाँ पे एम्बेसीज़ बनाई हुई थी ताकि वो उनसे ट्रेड या कांटेक्ट रख सके। साथ ही जैकोबियन क्लब का अगर आपने नाम सुना हो, जैकोबियन क्लब था, उसका ही मेंबर था, जैकोबियन क्लब। साथ ही लिबर्टी ऑफ ट्री को प्लांट किया था अपनी ही कैपिटल में सेरिंगापत्तनम में। किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था। तो यहाँ पे इसके बाद ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर तक हमने पढ़ा, यहाँ पे एंड होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मराठा वॉर, ओके। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कहीं भी अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज़ मेंशन कीजिए, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे फिर, या मैं आपको बाद में एज ए क्वेश्चन या एज ए रिवीजन में मैं आपको वो चीज़ करवा दूँगी। अच्छा, बाद में जब यहाँ की ट्रीटीज़ हो गई थी लास्ट में, तो क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो कृष्ण राजा थर्ड था वो वापस उस डायनेस्टी को ही हेड बना दिया था। इस वॉर के बाद कृष्ण राजा थर्ड, कहा जाता है कि पहले फर्स्ट था उसके बाद थर्ड उस टाइम पे, तो उसी को फिर से उन्होंने मेन उसी के अंडर में दे दिया था, यानी कि वोदेया डायनेस्टी का हेड उन्हें बना दिया था। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद ना, वैसे मराठाओं से पहले अगर हम बात करें तो पंजाब का भी एक नाम आता है, महाराजा रंजीत सिंह का नाम आता है, जहाँ पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी। किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स के एंड महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। तो पंजाब का नहीं आता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह कहाँ के रूलर थे? वो थे पंजाब के। उनके बीच और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ाइयाँ हुई थी, तो वो भी एंग्लो सिख वॉर जिसे हम कहते हैं वो हुए थे, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंग्लो मराठा वॉर। अच्छा, एंग्लो मराठा वॉर की अगर हम बात करें, एंग्लो मराठा वॉर, अच्छा, पानीपत वॉर आपने सुना होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो थर्ड पानीपत वॉर हुआ था 1761 में हुआ था, उसके बाद एक तरह से मराठाओं का एंड होना शुरू हो गया था। तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। फर्स्ट आपको पता ही है 1526 में हुआ था, सेकंड आपका 1556 में हुआ था, और थर्ड आपका 76 में। आप इसे याद रख सकते हो, 1526, 1556 एंड नेक्स्ट आपका आता है 1761। इसको याद रखने का 26, 56, 76, तो इसे आप एज ए क्रम में आप क्रोनोलॉजी में याद रख सकते हो। ये थर्ड हुआ था, सेकंड हुआ था, फर्स्ट हुआ था। फर्स्ट आपको पता ही है बाबर के बीच हुआ था, और जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी, उसके बीच में और बाबर के बीच में, जब बाबर भारत में एंट्री की थी। एंड
56 में अकबर छोटा था तो उसका जो बैरम खान था उसके बीच और हेमू के बीच में हुआ था, जब हेमू की आंख में तीर मारा गया था। एंड यहाँ पे 1761 में जब फॉरेन इन्वेजन हुए यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से एंड होना शुरू हो गया था किसका, मराठाओं का। ये सदाशिव राव और रघुनाथ राव के बीच, ये दोनों थे एक तरफ मराठाओं के और दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली। और कहा जाता है इसके कुछ मंथ बाद ही जो पेशवा बाजीराव थे उनकी डेथ हो गई थी इस सदमे से ही कि वो मारे गए हैं। तो 1761 बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। एक्चुअली जो मराठाओं वाला पार्ट हम पढ़ते हैं शिवाजी के बारे में वो हमारा मिडिवल का पार्ट है। जब हम एंड करते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं अष्टप्रधान हो गया, ठीक है, सिंधिया कहाँ थे, होलकर कहाँ थे, पेशवा कहाँ पे थे, उनकी जो फैमिलीज़ थी वो कौन कौन से एरिया में थी, भारत के कौन सी स्टेट में थी, वो चीज़ें पढ़ते हैं। शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर पढ़ते हैं। एंड ओके, अब जो यहाँ पे हमारा मेन पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा एंग्लो मराठा वार, क्योंकि इंग्लिश आने के बाद जो मराठाओं का रोल था वो क्या था, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एंग्लो मराठा वॉर 3 हुए थे, वो 4 हुए थे, मैसूर वॉर जो थे वो 4 थे और यहाँ पे ये 3 हुए थे। एंड यहाँ पे ये स्टार्टिंग होती है 1775 से 82 तक। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जैसे वॉरेन हेस्टिंग आ गया, कॉर्नवालिस आ गया, वेलेस्ली आ गया बीच में, तो बहुत से रिफॉर्म्स होने शुरू हो गए थे, एक्ट बनने शुरू हो गए थे। बीच बीच में मैसूर वॉर चल रहा है, मराठा वॉर चल रहा है, तो उसे अगर हम बीच में पढ़ते हैं तो एक आपकी जो क्रोनोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है। तो उसे हम बाद में कि कौन कौन से एक्ट आए थे वो एक साथ पढ़ेंगे। पिट्स हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया जो आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, एंड रिफॉर्म्स हो गए आपके लैंड रिफॉर्म जहाँ परमानेंट महलवारी सिस्टम वगैरह पढ़ते हो। ओके, तो वो चीज़ हम वहाँ पे पढ़ते हैं। तो अभी हम फिलहाल वॉर पढ़ रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। तो एंग्लो मराठा वॉर किसके बीच हुआ था, जब रघुनाथ राव की पेशवाशिप, राघोबा जिसे कहा जाता है, उसकी पेशवाई के चलते, तो और किसके बीच, वॉरेन हेस्टिंग के बीच और मराठाओं के बीच ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था, बुरी तरह से इंग्लिश को हरा दिया गया था और यहाँ पे एक कन्वेंशन हुई थी वडगांव। वडगांव कन्वेंशन हुई थी आपकी, ओके, ये हुई थी 1779 में। 1779 में किसके बीच हुई थी, ब्रिटिशर्स एंड मराठाओं के बीच हुई थी। मराठाओं ने फर्स्ट में इंग्लिश को हरा दिया था। कौन था उस टाइम पे, वॉरेन हेस्टिंग। तो मराठा महजी सिंधिया का नाम आता है, बहुत ही कुशलता से ये उसने युद्ध जीता था, बहुत बुरी तरह से इंग्लिश को जो ब्रिटिशर्स थे उनको हरा दिया था। तो एक महजी सिंधिया का नाम आता है, बहुत ही फेमस है वो मराठाओं में। तो मराठा एंड वॉरेन हेस्टिंग के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे ट्रीटी हुई थी, इसको एंड करने के लिए कन्वेंशन ऑफ वडगांव। ओके, तो इसके चलते कि उन्हें मानना पड़ेगा, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया था और उन्होंने क्या किया, एक और ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। इसके बाद एक और ट्रीटी हुई थी, वो थी ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये 1779 में हुई थी और ये 1782 में हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये भी कब हुई थी आपको याद रखनी है, ये फर्स्ट के टाइम पे ही हुई थी। ओके, ट्रीटी ऑफ कन्वेंशन ऑफ वडगांव एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई कब हुई थी, 1782 में हुई थी, मराठा और हेस्टिंग के बीच में हुई थी। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये तो फर्स्ट की बात कर रहे थे, आप करते हैं सेकंड की। सेकंड भी मराठा और हेस्टिंग के बीच में हुआ था और यहाँ पे क्या हुआ था, मराठाओं को हरा दिया गया था। अब यहाँ पे
जो नाम आता है इम्पोर्टेंट वो आता है सब्सिडरी अलायंस का। इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि सब्सिडरी अलायंस होता क्या है, लेकिन यहाँ पे आप जान लो कि सब्सिडरी अलायंस हुआ था जहाँ पे ट्रीटी ऑफ बसी हुआ था एंड उसके चलते इसको एंड किया गया था और इन पे इम्पोज यानी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी शुरू कर दी थी किस पे, मराठाओं पे। ये हुई थी 1802 में। सेकेंड जो वॉर हुआ था 1803 से 1806 के बीच में हुआ था, एंग्लो मराठा वॉर। इसमें जो ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस यानी जो सब्सिडरी अलायंस इन्होंने यानी एक्सेप्ट कर लिया था, मराठाओं को एक्सेप्ट करने पे मजबूर किया गया था, तो ट्रीटी ऑफ बसी यहाँ पे हुई थी। सब्सिडरी अलायंस यानी ट्रीटी ऑफ बसी। ठीक है, ये हुई थी 1802 में। 3 से 6 तक वॉर हुआ था एंड यहाँ पे ट्रीटी ऑफ जो बसी थी वो 1802, यानी कि इन्हें सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करना पड़ा था। मेनली जो सब्सिडरी अलायंस था, मराठा हो गए, मैसूर हो गया, अवध हो गया एंड कुछ राजपूताना स्टेट थी, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा था, उन्हें मानना पड़ा था, सब्सिडरी अलायंस को एक तरह से शामिल करना पड़ा था, या उन्होंने जो एक ये शुरू किया था उसे एक्सेप्ट उन्हें करना पड़ा था। अब सेकेंड आपका एंड होता है थर्ड की अगर हम बात करते हैं, जो थर्ड हुआ था 17 से 18 के बीच हुआ था, हेस्टिंगी था यहाँ पे। हेस्टिंग एंड मराठाओं के बीच हुआ था 17 से 18 के बीच में हुआ था। 1817 से 18 के बीच में हुआ था, हेस्टिंग के बीच में हुआ था और मराठाओं के बीच हुआ था। एक्चुअली उन्होंने क्या किया था कि जो पिंडारीज थे उन पे अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मराठाओं पे असर पड़ा था। तो एक तरह से पिंडारी, मराठा और इंग्लिश के बीच में ये था एंड इसमें भी जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए थे और यहाँ से भारत में मराठाओं का एंड होना शुरू हो गया था। तो फर्स्ट जो था वो मराठाओं ने जीता था, बाकी जो तीनों थे वो इंग्लिश जीत चुके थे। तो यहाँ पे एक तरह से हेस्टिंग एंड मराठाओं के बीच एंड पिंडारियों के बीच हुआ था, तो यहाँ पे एंड होना शुरू हो गया था मराठाओं का। क्लियर? तो ये आपके 3 हमने जो पढ़े, एंग्लो मराठा वॉर पढ़े, इसी ट्राई किया है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम कवर कर सके और आपको याद रह सके। बाकी पढ़ने को आप इसे कितना भी एक्सप्लेन कर सकते हो, मेन है कि आपको ये चीज़ याद रहे और आप इसको एटलीस्ट रिवाइज कर पाए, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ते चले जाएंगे और रिवाइज़ नहीं करेंगे और आपके नोट्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे अगर आपके पास हो जाते हैं तो भी आपको एक प्रॉब्लम ही होनी है। आप लिख के कितना ही रख लो, बहुत से होते हैं कि हमें नोट्स चाहिए, हमें नोट्स की ज़रूरत है, लेकिन नोट्स आपके पास ऑलरेडी बहुत है। ओके, उन नोट्स में से क्या करना है आपको, या उन्हें आप रिवाइज़ करते हो, यानी ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जो नेक्स्ट पार्ट, अच्छा इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहता है, एक लास्ट पार्ट हमारा रहता है, वो चीज़ हम करते हैं। बंगाल में, बंगाल, ओडिशा, बिहार में उनका एक तरह से राज्य स्थापित हो चुका था, किसका? ब्रिटिशर्स का। उसके बाद वो मद्रास तक पहुंच चुके थे, यहाँ पे मैसूर में भी वो जीत चुके थे, इधर मराठाओं को भी उन्होंने हरा दिया था। तो एक तरह से सुप्रीमेसी, पैरामाउंसी उनकी पूरी तरह से एक तरह भारत में फैल चुकी थी, तो वो खुद को सुपीरियर मानने लग गए थे। अब उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ हो गई या अपनी जो हुकूमत थी वो चलानी शुरू कर दी। अब अपने अकॉर्डिंग जहाँ उन्हें बेनिफिट होगा, जहाँ प्रॉफिट होगा, वो पॉलिसीज़ उन्होंने अप्लाई करनी शुरू कर दी थी। और उसी के चलते बाद में जो सिविल अपराइजिंग, यानी जो छोटे छोटे तबके के लोग थे, ठीक है, उनको भी जब एहसास होना शुरू हुआ, ह्यूमिलिएट वो होना शुरू हुए, तो वहाँ से सिविल अपराइजिंग हुई थी। तो यहाँ पे पर उनकी जो पॉलिसीज़ थी, ठीक है, वो क्या थी? एक तो रिंग फेंस, जहाँ से एक तरह से उनके खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो जाता है। जब आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करते हैं एंड वो लोगों पे असर डालना शुरू कर देती है,
तो लोग अगेंस्ट होना, रेजिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं। तो रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस, एक्चुअली सब्सिडरी अलायंस क्या था, इसी का एक्सटेंड पार्ट था, इसी को फर्दर एक्सपेंड करना सब्सिडरी अलायंस था। एंड थर्ड आपका आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि लैक ऑफ हायर्स, यानी कि जब आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाएगा। आपका जो स्टेट होगा, आपका जो राज्य होगा वो हड़प लिया जाएगा अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। रिंग फेंस पॉलिसी क्या थी कि रिंग फेंस पॉलिसी में जो टेरिटरी थी उनको बचाना था नेबर्स से, यानी कि जो इंग्लिश टेरिटरीज़ थी जैसे बंगाल हो गया या जहाँ जहाँ जैसे मैसूर हो गया या मराठा वाला पार्ट हो गया, तो वहाँ पे उनकी जो टेरिटरीज़ थी उनको फ़ौरन अटैक से बचाने के लिए ये रिंग फेंस पॉलिसी अपनाई गई थी, क्योंकि वो हर जगह नहीं रह सकते थे, इतनी भी ज़्यादा उनकी तादाद नहीं थी कि वो पूरे भारत में फैल के हर स्टेट में राज कर सके। तो उन्होंने क्या किया, कुछ पॉलिसीज़ बनानी शुरू की, कुछ अलायंस करने शुरू किए। तो रिंग फेंस पॉलिसी उसी का एक पार्ट थी कि उन्होंने अपनी टेरिटरीज़ को बचाने के लिए उन स्टेट्स को कहा, एक बफर स्टेट यानी जहाँ पे इन्होंने इम्पोज़ की थी, तो वहाँ उन्होंने कहा कि आप टेरिटरीज़ को बचाएंगे ताकि इन्हें फर्दर नुकसान ना हो और इनकी जो रूलिंग है वो बनी रहे। सब्सिडरी अलायंस इसी का एक एक्सपेंडेड पार्ट थी, एक्सटेंडेड पार्ट थी। तो इसमें क्या था कि उन्हें परमानेंट स्टेशनरिंग करनी होगी उनकी ब्रिटिश फोर्स की, यानी कि उनके दरबार में उन्हें एम्प्लॉयड या कहे कि रखना पड़ेगा, जो उन्हीं का एक ब्रिटिश जो थे उनको एक तरह से अपने दरबार में उन्हें जगह देनी पड़ेगी या दरबार में आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, किसको, ब्रिटिशर्स को। एंड उनकी जो फोर्स होगी उनको एक देना पड़ेगा आपको, एक उनका खर्च उठाना पड़ेगा आपको, और एक परमानेंट उनका आप एक स्टेशनरिंग जिसे कहते हैं वो आपको करनी पड़ेगी आपके दरबार में। तो ये थी आपकी सब्सिडरी अलायंस। ये भी था कि वो अपनी टेरिटरी को बचाना चाहते थे, बाकी अटैक ना हो, तो एक तरह से एक प्रोटेक्शन, एक सिक्योरिटी वो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्ट्राइन लैप्स मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ पे खुद का उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसको हड़प लिया जाएगा। अच्छा, इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, किसने किया था, ये हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू की थी। ये वेलेस्ली, यहाँ पे नाम आता है वेलेस्ली का। थर्ड 1856 में जब हम बात करते हैं, ये था डलहौजी। ओरिजिनेटर डलहौजी नहीं था, यानी शुरुआत करने वाला डलहौजी नहीं था, लेकिन एनफोर्स करने वाला, इसको फोर्स करने वाला, ठीक है, भारत पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फोर्स किया गया था। एंड बहुत सी स्टेट पे इसका असर देखने को पड़ा था। तो जैसे अवध हो गया, सतारा हो गया, बहुत सी जगह थी, तो वहाँ पे इसका असर देखने को मिला था। सब्सिडरी अलायंस का मैंने आपको बताया किस को, जैसे मराठा जो थे स्टेट थी, और मतलब निज़ाम वाला जो एरिया हो गया, या मैसूर हो गया, अवध हो गया, राजपूताना स्टेट हो गई, तो उन्हें सब्सिडरी अलायंस था वो एक्सेप्ट करना पड़ा था। एंड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया था। तो यहाँ तक आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब आपकी एक्चुअली जो मेन मॉडर्न हिस्ट्री है, सिविल अपराइजिंग, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सिविल अपराइजिंग एंड फर्दर ये चलेगी। ओके, तो 1857 से पहले जो एक रेजिस्टेंस शुरू हो गई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, इन पॉलिसीज़ का जो इफेक्ट देखा गया था वो सिविल अपराइजिंग में देखा गया था। इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें रिवोल्ट हुए थे। उन रिवोल्ट, छोटे छोटे रिवोल्ट बहुत जगह हुए थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है जो, वो हम कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। प्लीज़ कोई भी डाउट है आपको तो वो प्लीज़ मेंशन कीजिए। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, एंड आप पिछली वीडियोज़ देखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, हैव अ गुड डे।